नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भारत अमेरिका समझौता देश और निर्यातकों के हित में, संसद में यूएस ट्रेड डील पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, समझौता विकसित भारत के लक्ष्य को देगा गति। राहुल गांधी के विवादित बयान पर गरमाई राजनीति। भाजपा का आरोप, सिख समुदाय का अपमान कांग्रेस की पुरानी आदत। कांग्रेस नेता ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कहा था गद्दार। एनडीए विधायक दल के नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने ली मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ। भाजपा के नेमचा किपगेन और एनपीएफ के एल डिखो ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी परिसर का किया उद्घाटन। आयुष अस्पताल, ओडिशा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर समेत कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर ममता बनर्जी के तीखे तेवर पर सीजेआई की सख्त टिप्पणी। भाजपा ने ममता के रुख को बताया ड्रामा। कहा, बंगाल की सीएम को केवल वोट बैंक की चिंता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखा पत्र, अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज संसद के दोनों सदनों में भारत की अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर बयान दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि यह डील पूरी तरह से भारतीय हितों के पक्ष में है और कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील विषयों को लेकर व्यक्त की जा रही चिंताएं पूरी तरह निर्मूल हैं। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत के एमएसएमई सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस डील से भारत को उन्नत तकनीक भी हासिल होगी जो मेक इन इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। भारत यूएस के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता देश और निर्यातकों के हित में है। इसमें कृषि, खाद्य क्षेत्रों की संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि उर्वरक और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है। यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये ऐतिहासिक और संरचनात्मक समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत और अमेरिका एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेड डील दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है जो स्वाभाविक भागीदार हैं। साझा समृद्धि के लिए ये ट्रेड डील दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
लोकसभा में आज भी हंगामा देखने को मिला। बीते 2 दिनों से राहुल गांधी के लोकसभा में बयान और उसके बाद 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया तो लोकसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर शोर शराबा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस पर संसद में गतिरोध के लिए आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहसबाजी भी हुई और इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर सिख विरोधी होने का गंभीर आरोप लगाया। संसद के बजट सत्र में लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते अब तक गतिरोध बरकरार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में शुरू हुई चर्चा अब तक पूरी नहीं हो पाई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हंगामे को साजिश बताया है। हम लोग ने 2 दिन इंतजार किया, बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलने मतलब मर्जी से थोड़ी बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है। कांग्रेस ने समझ लिया, राहुल गांधी ने, कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। कभी सकारात्मक सोच का काम नहीं करना। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के खिलाफ एक साजिश के तहत ही ये काम करते। लोकसभा में बुधवार को आसन से सदन चलाने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशें विफल रहीं। विपक्ष के हंगामे के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की अप्रकाशित किताब का जवाब किताब से देने की कोशिश की और नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी अनेक किताबों का संदर्भ देकर राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। इसके बाद सदन की कार्यवाही पहले 5 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। ये जो संसद को उन्होंने बंधक बना लिया, मेरा स्पीकर साहब से आग्रह है और यही मैंने आज पार्लियामेंट में कहा है कि आप जो छपी हुई किताब है और जो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। एलओपी की जो गरिमा होती है उसको लोकसभा में तार तार किया गया है। जब उन्होंने कहा कि मैं मैगजीन कोट नहीं कर रहा हूं, जानबूझकर उनको नहीं बोलने दिया गया। लोकसभा में जारी गतिरोध की गूंज संसद के मकर द्वार पर भी सुनाई पड़ी, जब कांग्रेस के निलंबित सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसी दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया, जब केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी दोनों आमने सामने हो गए। राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार दोस्त कहा और हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन रवनीत बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताया। हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा, आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातल है, हमारे गुरुद्वारे ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। राहुल और रवनीत सिंह बिट्टू दोनों में रस्साकसी होती है। राहुल वो कहते हैं कि देखना, आप एक दिन वापस आओगे, और रवनीत सिंह बिट्टू कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी थे। पंजाब कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक नाम था और उसी से राहुल गांधी से उनकी जो नाराजगी थी, इसकी वजह से वो बीजेपी में आ गए। इसके बाद सियासत गर्मा गई है और बीजेपी रवनीत बिट्टू के समर्थन में उतर आई है। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है। सीरियस क्यों? क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपीजी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। पर बिट्टू जी कौन है? मेंबर ऑफ अ सिख फैमिली जिन्होंने देश सेवा किया है। इनके अपने ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ही फेल टू एन असैसिन्स बुलेट। ये मामला संसद से सड़क तक आ गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बीरेन सचदेवा के नेतृत्व में सिख समुदाय और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर सिख विरोधी होने का आरोप भी लगाया। अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और संसद में जारी गतिरोध के बीच कुछ विधायी कामकाज भी हुआ। लोकसभा में हंगामा जारी रहा, लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई।
नेता सदन जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण को देश का विजन डॉक्यूमेंट बताया और कहा कि बीते एक दशक की विकास यात्रा के आंकड़े भी इस दस्तावेज में शामिल हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को विस्तार से सदन के समक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर संसद की कार्रवाई बाधित करने और तथ्यों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो हमारी सदियों की पुरानी संस्कृति है और सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में भी चर्चा की है। साथ ही साथ जो हम 2047 की विकसित भारत की यात्रा पर, अटल यात्रा पर निकले हैं, उसका यह मिश्रण है। ऑपोजिशन पार्टीज को कैसे ऑपोजिशन करना है ये सीखना हो तो हमसे सीखो। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें हुई, पर सच ये है महिलाएं बीजेपी के लिए केवल वोट बैंक बन के रही है। अगर मोदी जी वाकया महिलाओं का नेतृत्व को आगे लाना चाहते हैं तो वे सबसे पहले महिला आरक्षण एसीटी तुरंत लागू करके इस पर कंडीशन नहीं लगाते। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नक्सलवाद को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। इसके लिए सुरक्षा, विकास और समन्वय के स्तर पर लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 2019 से 1149 LWE कैडर मारे गए हैं, 7,409 अरेस्ट किए गए हैं और 5,880 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और महोदय, इसका रिजल्ट यही है कि नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। कुल मिलाकर बुधवार को राज्यसभा में नक्सलवाद, सरकार की उपलब्धियों और विपक्ष के सवालों को लेकर व्यापक चर्चा देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बीच सदन की कार्रवाई जारी रही। नीरज सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी और चुनाव आयोग आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र जारी किया। आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में बरती गई कथित अनियमितताओं और त्रुटियों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आयोग ने सीधे तौर पर पूछा है कि उसके द्वारा जारी किए गए 5 महत्वपूर्ण निर्देशों का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया। साथ ही आयोग ने राज्य से जवाब मांगते हुए अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। माइक्रो ऑब्जर्वर को मुद्दा बनाकर एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही ममता बनर्जी सरकार को आयोग ने जवाब भी दिया है। साथ ही राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। चुनाव आयोग ने सवाल किया कि आखिर तमाम शिकायतों के बावजूद 2 ईआरओ और 2 एईआरओ और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। बशीरहाट के एईआरओ को निलंबित क्यों नहीं किया गया। आयोग के कहने के बाद भी 3 रोल ऑब्जर्वर्स के तबादले का आदेश रद्द क्यों नहीं हुआ। ईआरओ के पद पर एसडीओ और एसडीएम रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन क्यों किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर भी एसडीओ और एसडीएम रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति में नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। चुनाव आयोग ने इन सभी प्रश्नों को लेकर राज्य के मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल बुधवार को ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह आरोप लगाया था कि एसआईआर की प्रक्रिया के आड़ में चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रहा है। ममता बनर्जी के इस आरोप के बाद चुनाव आयोग ने इस पत्र के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी है। और बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर आज भी जमकर सियासत देखने को मिली। इस मामले में आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। ममता बनर्जी ने कोर्ट में खुद मोर्चा संभाला और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। चुनाव आयोग ने तथ्यों के आधार पर ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब दिया और बंगाल सरकार के द्वारा किए जा रहे असहयोग को भी रिकॉर्ड पर रखा। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी ने ममता बनर्जी और राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और एसआईआर के विरोध को राजनीतिक ड्रामा करार दिया।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। एसआईआर प्रक्रिया का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। कपिल सिब्बल और श्याम दीवान जैसे तेज तर्रार वकील होने के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कोर्ट में दलीलें रखी, जिसे बीजेपी ने ड्रामा करार दिया। ममता बनर्जी के सियासी ड्रामे की परतें खोलते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को वोटर लिस्ट से ज्यादा वोट बैंक की चिंता है। तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा एकदम साफ है कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहे, रोहिंग्या रहे, जो फेक वोटर्स है, खाली जमीन पे प्लॉट्स के ऊपर जिसका नाम रख दिए इन्होंने, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में रहे। कैसे ये चल सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से व्यक्तिगत रूप से बोलने की अनुमति मांगी। उनकी दलीलों में चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा और वोटर लिस्ट रिवाइज होने की चिंता साफ झलक रही थी। यही वजह है कि अनुमति लेकर दलीलें दे रही ममता बनर्जी की आवाज जब कोर्ट में तेज हुई तो सीजीआई को टिप्पणी करनी पड़ी कि आपकी ओर से देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ मौजूद हैं। सीजीआई की इस टिप्पणी को कोट करते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। ममता बनर्जी के जो ड्रामाबाजी है, ये सिर्फ कैमरा को अपनी तरफ खींचने का एक मुहिम है। हमारे वहाँ पे एक वीडियो के ऊपर मर्डर का मामला चल रहा है, लेकिन सरकार उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। तो इतने दीदी के नजदीक वाले अफसर है और वो एसआईआर का काम कर रहा है। अगर एसआईआर में किसी ने गलती की तो किसने गलती की है, करवाया गया। ममता बनर्जी की दलीलों में चुनाव आयोग को लिखी 6 चिट्ठियों का जिक्र, बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौतों का आंकड़ा और असम में एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा है जैसे सवाल थे। शायद यही वजह है कि सुकांता मजूमदार सीएम ममता की दलील को चुनावी भाषण करार दिया। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती का मुद्दा भी उठाया। Mamata Banerjee has argued the points. Number one, only the deletion process is going on. No inclusion process has been taken up for long 4 months. Number two, there is no power to appoint micro observer and the role observer. माइक्रो ऑब्जर्वर वाली दलील पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए वकील ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार से बार बार मांग करने के बाद भी एसआईआर के काम के लिए पर्याप्त ग्रुप बी अधिकारी नहीं दिए गए। इस कारण माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। वहीं इलेक्शन कमीशन और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच पत्राचार की बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 59 से 9 वैकल्पिक आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे थे। पर्यवेक्षकों की पूरी लिस्ट न मिलने की वजह से चुनाव आयोग ने खुद ही सूची जारी कर दी, जिसमें बंगाल के गृह सचिव जगदीश मीणा सहित कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर का नाम पर्यवेक्षक के रूप में शामिल था। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की जारी सूची को खारिज करते हुए आयोग द्वारा जारी सूची को ही अंतिम मानने का निर्देश दिया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सोमवार तक अपना जवाब पेश करने को कहा है, लेकिन कोर्ट के बाहर टीएमसी और भाजपा दोनों ही चुनावी जमीन तैयार करने में जुटी हैं। ऐसे में बंगाल की राजनीति में एसआईआर एक नया अध्याय लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में युमनाम खेमचंद सिंह ने शपथ ग्रहण की है। बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर कल उन्हें नेता चुना गया था। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। युमनाम खेमचंद सिंह 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने 2022 में बीरेन सिंह की दूसरी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। नई सरकार बनने के साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया है और सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। एनडीए विधायक दल के नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाई। ताइक्वांडो खिलाड़ी रहे खेमचंद सिंह भाजपा उम्मीदवार के रूप में सिंह जामेई विधानसभा क्षेत्र से 2017 और 2022 में मणिपुर विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इससे पहले वो 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। उन्हें 2022 में बीरेन सिंह की दूसरी सरकार में कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया था। इसके अलावा कुकी से भाजपा विधायक नेमचा किपगेन ने वर्चुअल माध्यम से मणिपुर के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही नागा पीपल्स फ्रंट के विधायक एल डिखो ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ग्रोथ नेशनल की ग्रोथ जो आना है तो उसमें मणिपुर का भी हिस्सा लेने के लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, उस बात के लिए बहुत धन्यवाद। मणिपुर की जो कंपोनेंट है 36 कम्युनिटीज की कंपोनेंट है एंड मणिपुर को संभाल के आया
by these 36 communities. तो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो दे रहे हैं उससे हम लोग की आशा है कि मतलब पीसफुल एटमॉस्फेयर लाने में बहुत मतलब। इससे पहले मणिपुर से करीब 1 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। गौरतलब है कि राज्य में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू था। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इससे पहले एनडीए विधायक दल के नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने लोक भवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में चुराचंदपुर और फिरजौल के कुकी-जो बहुल जिलों के 2 विधायक शामिल थे। इस अवसर पर मणिपुर में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक तनुर चुग और सांसद संबित पात्रा उपस्थित रहे। मंगलवार को बीजेपी के 37 विधायकों में से 35 विधायक के अलावा पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुग और पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी की उपस्थिति में वाई खेमचंद सिंह को मंगलवार को विधायक दल का नेता चुना गया था। मणिपुर विधानसभा में अभी भाजपा के 37 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, युमनाम खेमचंद जी और को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। मैं नेमचा किपगेन जी और लोसी डिखो जी को राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने और कोंथोजम गोविंदास सिंह जी और खोरेजम लोकेन सिंह जी को मणिपुर सरकार में मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे मणिपुर के मेरे भाई बहनों के विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए लगन से काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 6 दिवसीय दौरे के उड़ीसा प्रवास के दौरान राज्य को विभिन्न परियोजनाओं का उपहार दिया है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये परियोजनाएं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी और आदिवासी समुदाय के समग्र विकास को गति प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। बुधवार को राष्ट्रपति ने ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर ओडिशा में महाराजा श्री रामचंद्र भंजादेव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी परिसर का उद्घाटन किया और आयुष अस्पताल, सह आयुर्वेदिक कॉलेज, ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर, तीरंदाजी केंद्र, बालिका छात्रावास और नशा मुक्ति केंद्र सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने पूर्वोदय दृष्टिकोण को ओडिशा के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और मयूरभंज जिले में हो रहे लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये परियोजनाएं स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी और आदिवासी समुदाय के समग्र विकास को गति देंगी। राष्ट्रपति ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया, जैसे प्रधानमंत्री वन धन योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना और जनजातीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण और 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहल। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करना है और ये तभी संभव है जब सभी नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठाकर दूसरों को भी जागरूक करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प सरकार और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से ही पूरा हो सकता है। इससे पहले दौरे के तीसरे दिन बुधवार को राष्ट्रपति ने पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से सभी की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी नेता भांजबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का SSD गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रायरंगपुर मयूरभंज में अनावरण किया। साथ ही राष्ट्रपति ने छात्राओं से संवाद किया, उन्हें पढ़ाई, आत्मविश्वास और सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो इनपुट के साथ उर्मिलेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गाजियाबाद में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में भारत सिटी में 3 सगी नाबालिग बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता और बढ़ा दी है।
देखिए हमारे सहयोगी अंकित मिश्र की खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके की भारत सिटी कॉलोनी में रात करीब 2:30 बजे अफरा तफरी मच गई, जब 3 नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक देर रात चीख पुकार सुनाई देती है, जिसमें कुछ ही देर में तीनों बच्चियां नीचे जमीन पर आए गिरी मिलती हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मोबाइल फोन और डिजिटल गतिविधियों की जाँच भी शुरू कर दी। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पुलिस के अनुसार घटनास्थल से एक लिखित पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल मौत की असल वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। इस घटना के बाद बच्चों के ऑनलाइन गेम्स और डिजिटल कंटेंट को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पेरेंट्स को बच्चों को स्क्रीन एक्टिविटी पर साफ तौर पर नजर रखनी चाहिए। खाने पीने का रूटीन बिगड़ जाए, सोने का रूटीन बिगड़ जाए, हमेशा फोन से चिपका रहे, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की मेंटल स्ट्रेस और एडिक्शन के साइन हो सकती है। तो इसके अंदर आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि बच्चे से बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, एकदम से फ़ोन नहीं छीनना है, उससे कम्युनिकेशन का कोशिश करना है, लगातार रोज रोज थोड़ा सा उसके लिए टाइम निकालें। तो वहीं इस तरह की घटनाएं जिसमें ऑनलाइन गेमिंग से लेकर साइबर मॉनिटरिंग और पेरेंटल कंट्रोल की बात सामने आ रही है, इस पर विशेषज्ञों की भी अपनी अलग राय है। बच्चों इन तरीके की साइबर क्राइम से बचाने के जैसे काफी सारी एप्स हैं या ब्राउजर पे ही सेटिंग्स लगा दी जाएं, जिससे कि कुछ ऐसा कंटेंट उनके पास ना आए जो उनके लिए अनफिट हो, वो एप्स ना आए जो उनके लिए अनफिट हो। ऑनलाइन गेम की वजह से वो माइनर्स सुसाइड कर लेते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, और उसके पीछे रीजन ये होता है, तो जो भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत भी उस कार्रवाई होती है, साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट भी लगता है। ऑनलाइन गेम को देश में सर्कुलेट करने उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति को साफ बता पाएगी। ये घटना बच्चों की डिजिटल सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर निगरानी की अहमियत को भी साफ तौर पर रेखांकित करती है। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में 3 नाबालिग बच्चियों की मौत की खबर ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर डिजिटल सुरक्षा को लेकर के अब क्या स्थिति बन रही है, या इन सब के बीच मानसिक स्वास्थ्य। ये वो बड़े और अहम सवाल हैं जिस पर अब समाज को सोचने की जरूरत है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में कहा कि परीक्षाएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, लेकिन ये हमारे अंतिम गंतव्य को नहीं दर्शाती। जीवन में कई अवसर आते हैं जब एक परीक्षा आपके पूरे भविष्य को तय नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों के प्रति संबोधन उन्हें प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने का अनूठा अवसर है। Examinations celebrate our learning through the years, and there is no need for you to get stressed or worry about it. What truly matters is your consistency, curiosity, and the ability to learn from both successes and failures. Though examinations are milestones in our lives, they are not the final destinations. Several opportunities will come in your life, and one exam can never decide your future completely. Pariksha Pe Charcha by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will be a great opportunity for you to get inspired and motivated directly from our Prime Minister. परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम पर बात करते हुए वीआईटी के कुलपति डॉक्टर वीएस कंचना भास्करन ने कहा कि ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो 2018 से चल रहा है। ये कदम विशेष रूप से कक्षा 6 और कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय वे अपने भविष्य के करियर का फैसला करते हैं। It's a great moment. Pariksha Pe Charcha. From 2018, we have this movement going on. It's a great movement in the sense that it impacts on all the stakeholders of the growth of a student, and that too during the years of class 6 to class 12, where the future of a student is determined.
and where the student identifies where he aligns himself with, which profession would be good for him, what is his innate capability. Based on that, we are able to guide him now. That opportunity the country is giving him through Prime Minister's this moment. परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम पर गायक सुदेश भोसले ने कहा कि परीक्षाएं जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होती हैं, लेकिन वे जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को यह सिखाया है कि परीक्षाएं डर के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ देनी चाहिए। परीक्षाएं जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होती हैं, लेकिन वही जीवन की अंतिम मंजिल नहीं होती। परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाया है कि दबाव से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से आगे बढ़ा जाता है। मुझे ये बहुत सराहनीय लगता है कि हमारे पंतप्रधान जी हमारे विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हैं, उनकी आशंकाओं को समझते हैं और उन्हें खुद पर विश्वास करना सिखाते हैं। ये पहल हमारे देश के हर विद्यार्थी को ये महसूस कराती है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के पहले सहकारिता आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन के अनुरूप ये शुभारंभ सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने और समावेशी और नागरिक केंद्रित मोबिलिटी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता आधारित मोबिलिटी इकोसिस्टम में उत्कृष्ट योगदान के लिए शीर्ष 6 प्रदर्शन करने वाले सारथियों को सम्मानित किया जाएगा। अमित शाह इन सारथियों को शेयर प्रमाण पत्र वितरित करेंगे, जिससे सारथी ही मालिक के मूल सिद्धांत को और मजबूती मिलेगी। प्रत्येक सम्मानित सारथी को 5 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा, जो ड्राइवर कल्याण और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा के प्रति भारत टैक्सी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर संचालनात्मक एकीकरण, डिजिटल सशक्तिकरण, सुरक्षा और सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक एवं निजी हितधारकों के साथ 9 समझौता ज्ञापन भी किए जाएंगे। भारत टैक्सी बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत भारत का पहला सहकारिता नेतृत्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी स्थापना 6 जून 2025 को की गई थी। ये प्लेटफॉर्म शून्य कमीशन और सर्ज फ्री प्राइसिंग मॉडल पर कार्य करता है, जिससे लाभ का प्रत्यक्ष वितरण ड्राइवरों के बीच किया जाता है और इससे विदेशी निवेश आधारित एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म्स का एक स्वदेशी विकल्प भी प्रस्तुत होता है। भारत टैक्सी सारथियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और समर्पित ड्राइवर सहायता प्रणाली के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाता है। दिल्ली में 7 प्रमुख स्थानों पर सहायता केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बाइक दीदी जैसी पहलें चलाई जा रही हैं और इसके तहत 150 से अधिक महिला ड्राइवर भारत टैक्सी से जुड़ चुकी हैं। अपनी स्थापना के बाद भारत टैक्सी दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सहकारिता आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म और विश्व का सबसे बड़ा ड्राइवर स्वामित्व वाला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। अब तक 3 लाख से अधिक ड्राइवर प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और 1 लाख से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं और दिल्ली एनसीआर तथा गुजरात में प्रतिदिन 10,000 से अधिक राइड्स पूरी की जा रही हैं। लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि अब तक सीधे ड्राइवरों के खातों में वितरित की जा चुकी है। और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ जागरूकता और समय पर इलाज को लेकर देश भर में प्रयास जारी है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एम्स अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर एम्स भोपाल के रेडियोथेरेपी विभाग में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा जागरूकता व्याख्यान, मरीजों के लिए शैक्षणिक गतिविधियां और संवाद सत्र का आयोजन किया गया, ताकि आम नागरिक कैंसर के लक्षणों को समय रहते पहचान सके और सही निर्णय ले सके। एम्स भोपाल का कैप सेंटर कैंसर के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहल के रूप में उभर कर सामने आया है, जहां इलाज के साथ साथ परामर्श, शिक्षा और संवेदनशील देखभाल को समान महत्व दिया जाता है। एम्स भोपाल लगातार कैंसर के इलाज, रिसर्च और जन जागरूकता के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के पास ये कैंसर अवेयरनेस
फैक्ट को ले सकते हैं। अवेयरनेस मतलब है कैंसर कैसे नहीं होना चाहिए, हो जाएगा तो कैसे अर्ली डायग्नोसिस करना है और ठीक से ट्रीटमेंट करना है, और जिसके ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा कि ट्रीटमेंट के बाद उनको कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते कि उनका डिग्निफाइड लाइफ दे सकते जब तक वो जिंदा है। इसी सिलसिले में भोपाल यहाँ पे कोशिश जारी रखा है कि हर मरीज को कैसे अलग से उसी हिसाब से उसके चाहत हिसाब से उसका कैंसर के हिसाब से ट्रीटमेंट कंप्लीटली दिया जा सकता है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।